आज मूल मूल कॉन्सेप्ट का दूसरा लेक्चर है ना। चलिए लेट्स बिगिन। तो लास्ट क्लास में हमारी जो कुछ लॉज से रिलेटेड डिस्कशन हुई थी, अब इस चैप्टर को चलो हम लोग थोड़ा और आगे ले चलते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जरा ध्यान से देखिएगा। देखो, यदि मैं एक हाइड्रोजन एटम लूं, ठीक है, और उस हाइड्रोजन एटम का मास को मैं यदि ग्राम में लिखता हूं, तो वो रफली आती है 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। बच्चों मुझे बताना कि ये मास जो है बहुत बड़ा है कि बहुत छोटा है? मास बहुत बड़ा है, बहुत छोटा। बहुत छोटा है। तो कार्बन एटम का भी मास उस तरह नॉर्मली यदि हम लोग ग्राम में लिखे तो 1.9926 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम आती। ओके, तो टेल मी वन थिंग कि इतने छोटे मास को यदि मैं केजी और ग्राम में लिखूं तो वो शायद सही यूनिट नहीं होगा, क्योंकि यहां से मैं यदि सूरज तक के डिस्टेंस को मिलीमीटर में लिखूंगा तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत गलत बात है, नहीं इतना बड़ा डिस्टेंस को आप मिलीमीटर में लिख रहे हो। ठीक उसी प्रकार एटम की मास उतनी छोटी होती है, इतना कम होता है कि ग्राम और केजी एक परफेक्ट यूनिट नहीं होती है इसके मास को रिप्रेजेंट करने के। ओके, तो 1961 की कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। 1961 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, आपने इसका नाम सुना है ना, IUPAC? यस सर। यस सर। ओके, 1961 में IUPAC ने डिसीजन लिया कि जो एटम की मास होती है, जो एटम की मास होती है अब केजी और ग्राम में नहीं लिखा जाएगा। ओके, एटम की मास को रिप्रेजेंट किया जाएगा इन रेफरेंस टू कार्बन 12 एटम। ओके, कार्बन एटम जिसका मास नंबर 12 होता है, आप लोग जानते ही होंगे ये चीज, ये कार्बन एटम है। ओके, ये इसका मास नंबर है। तो IUPAC ने बोला कि अब कार्बन 12 एटम के रेस्पेक्ट में दूसरे एटम की मास को बताया जाएगा। तो चलो उसने क्या बोला, चलो देखते हैं। वन एटम ऑफ कार्बन 12 के मास को IUPAC ने मान लिया कि बोल देते हैं उसका मास हो गया 12 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है ना। ये मान लिया, जस्ट IUPAC ने मान लिया कि एक कार्बन एटम का मास 12 AMU होगा। ओके, अब एक काम किया उन लोगों ने कि 1/12 से दोनों साइड को इंटू कर दिया। ओके, तो हमारे पास एक नया डेफिनेशन आ गया वन एटॉमिक मास यूनिट का। ओके, वन एटॉमिक मास यूनिट। तो बच्चों वन एटॉमिक मास यूनिट बेसिकली क्या होती है, एक कार्बन 12 एटम का 1/12 पोर्शन का मास। ओके, एक कार्बन 12 एटम लो और उसका 1/12 मास को बोला गया 1 AMU। गॉट इट, समझ गए? अब 1 AMU को स्टैंडर्ड माना गया, 1 AMU को स्टैंडर्ड मान लिया गया। अब इसी के रेस्पेक्ट में दूसरे एटम्स का मास को दिया जाएगा, ठीक है ना। अब यदि मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपको ये भी जानना है कि वन एटॉमिक मास यूनिट ग्राम में कितना होता है बच्चों, तो इट्स 1.6605 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। गॉट इट?
एक एएमयू को यदि मैं ग्राम में लिखूं तो इट्स 1.6605 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, कभी कभी पूछ लेता है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट को केजी में बताइए, ग्राम में बताइए। ओके, तो आप बता सकते हो। अब देखिएगा ध्यान से, आईयूपीएससी ने बाद में क्या किया, एएमयू को चेंज करके बोला कि एएमयू नहीं, अब उसको यू बोला जाएगा। ओके, जैसे सिंपल, किसी बच्चा का नाम मान लो राहुल है, अब उसका नाम को बदल के मान लो कुछ पप्पू कर दिया गया। ओके, जस्ट वही सिंपल कहानी था। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट हम लोग बोलते हैं, अब इसको बदल के क्या कर दिया गया, 1 यूनिफाइड मास। ठीक है ना, 1 एटॉमिक मास यूनिट को जस्ट क्या बोला जाएगा, एटॉमिक मास यूनिट को बोला जाएगा यूनिफाइड मास। ओके, अब ध्यान से देखना, मान लो मैं बोलता हूं कि हीलियम, ठीक है ना, हीलियम का मैं मास बोल रहा हूं 4.003 यू। ओके, इसका मतलब क्या होगा, मैं लिख दिया हीलियम इक्वल टू 4.003 यू। इसका मतलब क्या, हीलियम का एक एटम का मास लगभग 4 गुना ज्यादा भारी है 1/12 कार्बन 12 एटम से। ओके, यदि मैं लिख देता हूं मान लो ऑक्सीजन इक्वल टू 15.995 यू, तो इसका मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन के एक एटम का मास लगभग 16 गुना ज्यादा भारी है 1/12 कार्बन 12 एटम से। अंडरस्टूड? यही 1 एएमयू को आप 1 यू भी आप बोल सकते हो, ठीक है ना, अब 1 यू ही बोला जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट एटम हैं जिनके आपको एटॉमिक मास लगभग दिमाग में रखना चाहिए। ओके, क्योंकि जब कुछ कैलकुलेशंस आएंगे और केमिस्ट्री में इनका जरूरत पड़ता है। आप देखो, हाइड्रोजन के एक एटम का मास, मतलब देखो राउंड ऑफ करके लिख दिया जाता है। मैंने बताया आप लोगों को हाइड्रोजन 1.008 होता है, तो राउंड ऑफ करके लिख दिया जाता है। ओके, तो हाइड्रोजन का 1 यू हुआ। ओके, हीलियम का 4 यू, कार्बन का 12 यू। अच्छा, एक बात बताना, जैसे मैं नाइट्रोजन बोल रहा हूँ 14 यू, तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो? कोई बच्चा मुझे बता सकता है क्या समझ रहे हो? नाइट्रोजन के एक एटम का मास 1/12 सर, 1/12 कार्बन 12 एटम से 14 गुना भारी है, लगभग 14 गुना भारी। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखिएगा। एक छोटा सा मैं ट्रिक भी बता देता हूं कि आप लोगों को याद रह जाएगा। ओके, देखो, यदि कोई एटम, ओके, यदि कोई एटम जिसका एटॉमिक नंबर इवन है, ध्यान से सुनिएगा, यदि कोई एटम जिसका एटॉमिक नंबर इवन है तो उसका मास नंबर होता है दुगना ऑफ एटॉमिक नंबर। उसका मास नंबर होता है दुगना ऑफ एटॉमिक नंबर। बस एक्सेप्शन आपको 2 मिलेंगे। एक्सेप्शन है, एक बेरिलियम है जिसका आपको 4 और 9, एंड आपको एक आर्गन मिलेगा जिसका 18 है और 40 होती है। नहीं तो आप जो इवन वाला देखोगे ना, सबका डबल ही होता है लगभग, हर जगह नहीं, मतलब ये हर जगह नहीं लागू है, सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स के लिए लागू है। ओके, देखो, लाइटर एलिमेंट बोलने का मतलब 20 तक ये लागू है, और इतना आपको दिमाग में 20 ही तक रखना पड़ता है, नहीं तो हायर वाला लगभग दे दिया जाता है। ओके, देख लो, हीलियम क्या होता है, एटॉमिक नंबर 2 होता है ना, देखो मास नंबर 4 है। ओके, कार्बन एटॉमिक नंबर 6 होता है, देखो मास नंबर 12 है। ओके, अंडरस्टूड? ऑक्सीजन 8 होता है, देखो मास नंबर 16 है। नियॉन 10 होता है, मास नंबर 20 है। मैग्नीशियम 12, मास नंबर 24 है। कैल्शियम 20, मास नंबर 40 है। ओके, गॉट इट? और मैं किसका बोल दूं, ये आयरन का गलत लिखा हुआ है, 56 यू। ठीक है, गॉट इट? तो ये लगभग लाइटर वाला में लागू होता है। अब यदि ऑड रहेगा, यदि एटॉमिक नंबर ऑड है तो बच्चों मास नंबर होगी ट्वाइस ऑफ एटॉमिक नंबर +1।
ओके, यहाँ पे भी दो एक्सेप्शन आपको दिमाग में रखना है। एक हो जाती है आपकी हाइड्रोजन जो 1 है, ऑड है तो 1 ही, एंड एक नाइट्रोजन भी एक्सेप्शन है 740। बाकी हर जगह ये आपको सिमिलर मिलेगा। यदि देख लो कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है तो सोडियम 11 है, देखो 11 2 जा 22 प्लस 1 23, ठीक है ना। पोटासियम 19 है तो 19 2 जा 38 प्लस 1, ओके। उसी तरह फ्लोरीन का 9 है तो कितना होना चाहिए एटॉमिक नंबर? 19 होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह दिमाग में रखोगे। चलो, तो ये एक छोटा सा ट्रिक तो आपको बता दिया। बाकी मैं आपको बोलूंगा कि और जो है उनको थोड़ा याद रख लेना। ये आयरन का 56 होगा, ठीक है। अंडरस्टूड। तो आयरन का एक एटम 1/12 कार्बन 12 एटम से कितना गुना भारी? 56 टाइम्स, ठीक है ना। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास भी लगभग सेम कॉन्सेप्ट है, बट हम लोग क्या करते हैं, एक मॉलिक्यूल का मास बताते हैं। तो एक मॉलिक्यूल में तो बहुत सारे एटम होते हैं, तो आपको करना क्या है, आपको करना है सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन अ मॉलिक्यूल। मतलब एक मॉलिक्यूल है आपके सामने और उसके सारे एटम्स का मास को आपने ऐड कर लिया है। तो जल्दी जल्दी मुझे बताओ तो HCl एक मॉलिक्यूल है, इसका एटॉमिक मास कितना होना, मॉलिक्यूलर मास कितना होना चाहिए? इतना याद होगा आपको। हाइड्रोजन का 1 U होता है, क्लोरीन का कितना होता है? 35.5 फ्रैक्शनल एटॉमिक मास लेते हैं, ये आप लोग जूनियर क्लास में पढ़े हो सर 36.5 चलो सल्फ्यूरिक एसिड का बता देना बच्चों, कौन सबसे पहले देखते हैं बताता है मुझे। और ये आपको याद रखना है, याद में तो रखने की जरूरत नहीं है, एक दो सम बनाओगे तो अपने दिमाग में रहेगा, बट सल्फ्यूरिक एसिड अक्सर जगह है। कितना? 98 U 98 दो हाइड्रोजन है तो 2 U, ठीक है ना। एक सल्फर है तो 32 U, सल्फर का 32 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का 16 4 जा 64 U, कितना हो गया? 98 U आ रहा है। आप लोग याद रखिएगा कि फॉस्फोरिक एसिड की भी इतनी ही रहती है, H3PO4 इज फॉस्फोरिक एसिड, इसका भी इतना ही रहता है, दिमाग में रखिएगा। गॉट इट। नाइट्रिक एसिड का कितना होगा जल्दी बताओ? जल्दी, हाउ मच? देखो ये सब करवाने का मतलब है कि आपके दिमाग में ये चीज रहेंगी। 55 U गलत कैलकुलेशन, गलत कर रहे हो बच्चा, एडिशन कर रहे हो। सर 63 हाँ 63 होगा, 16 3 जा 48, आई थिंक 48 और 15 होती है 63, ठीक है ना। यूरिया NH2C डबल बॉन्ड ONH2, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखिएगा। कितना होगा इसका बताना जल्दी? जल्दी से कौन बताएगा? मैं कितना होगा? नहीं आया? 60 कितना? 60 60 ना। दो नाइट्रोजन है तो 28 हो गई, दो हाइड्रोजन है तो 4 हो गई, एक कार्बन है तो 12 हो गई, और एक ऑक्सीजन है तो 16 हो गई। आई थिंक एक 60 U आ रहा है ना। तो बच्चों इनका थोड़ा सा, ये बहुत कॉमन मॉलिक्यूल्स है जो अक्सर आपके कुछ न्यूमेरिकल्स में आएंगे, तो आप लोगों को याद रखना है इनका मॉलिक्यूल, ठीक है। फॉर्मूला यूनिट मास। मॉलिक्यूलर मास फॉर्मूला यूनिट मास में कोई खास डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही होती है,
बट फॉर्मूला यूनिट मास हम लोग यूज करते हैं नॉर्मली फॉर आयनिक कंपाउंड। यदि आयनिक कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल आप ले रहे हो तो उसके मॉलिक्यूल के मास को मैं बोलूंगा फॉर्मूला यूनिट मास, ठीक है ना। जैसे कि देख लो आप सोडियम क्लोराइड, यस ये एक आयनिक कंपाउंड है जहाँ पे Na+Cl- है। फटाफट मुझे बता देना इसका एटॉमिक मास यूनिट मास। 58.5। 58.5। ओके। पोटासियम क्लोरेट, कोई फॉर्मूला बता सकता है क्या मुझे पोटासियम क्लोरेट का? KClO3। बहुत अच्छा बेटा, क्या नाम है बेटा आपका? रोहित। वेरी, क्लोरीन नाम है सर रोहित। रोहित। क्लोरीन किसका नाम है? KClO3, जल्दी बताइएगा कितना? पोटासियम 39, क्लोरीन 35.5, ऑक्सीजन 16, 3 या 48। ये आपको याद रखना है क्योंकि पोटासियम क्लोरेट अक्सर जगह ये कंपाउंड आता है। 122.5 ओके। KCl कितना? 74.5। 74.5। 39 होती है पोटासियम की। ओके, सेम एटॉमिसिटी, ये भी देख लो, जानते ही हो आप लोग। एटॉमिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। दुनिया में वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? ओ के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है क्या? O2 के फॉर्म में। डायटोमिक, यस। ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ओके, तो ये सब हम लोग गैसेस को हम लोग डायटोमिक गैस बोलते हैं। इसके मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही एटम। कौन से होते हैं? कुछ एग्जांपल। नोबल गैस, जितने भी नोबल गैस होते हैं, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, ये सब डायटोमिक। एक एग्जांपल, एल्यूमिनियम। एल्युमिनियम, ओजोन। ओजोन। यस, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन। हीलियम की वैलेंसी 3 होती है, उसके मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही एटम होता है, ठीक है ना। मेटल्स, ये दिमाग में रखना, देखो मेटल्स मोनो एटमिक होती है, ये दिमाग में रखिएगा। मेटल्स आर मोनो एटमिक, ओके। जो भी मेटल्स है सब मोनो एटमिक। टेट्रा पड़ा हुआ, फास्फोरस, ऑक्टा एटमिक, सल्फर, है ना। सर हाइड्रोजन पेरोक्साइड 4 है ना। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक मॉलिक्यूल है, वो सिंगल एग्जिस्ट कर रहा है, उसके मॉलिक्यूल में, ठीक है ना। और उसमें H बॉन्डिंग होती है, वो वाला अभी छोड़ दो फिलहाल, वो सब दिमाग में लगा। ओके, ऑक्टा एटमिक आपकी हो गई S8, ठीक है ना। और वैसे नॉर्मल फंडा पे जाओ कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड की कितनी एटमिसिटी होती है, तो उसमें आपको नहीं जाना है। ओके, गॉट इट। एक सेकंड, और चलो यदि आपसे कोई पूछ ले कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड की एटमिसिटी क्या होगी, तो नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल आप क्या बोलोगे? 4 है ना, ठीक है। तो चलो वो H बॉन्डिंग तो अलग जगह लगेगा, बट बोल सकते हो आप 4 एटम, तो एटमिसिटी 4 हो गई। चलिए, मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट, ओके। द मोस्ट अवेटेड, इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मोल कॉन्सेप्ट, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मोल कॉन्सेप्ट। सारे मतलब जो भी क्वेश्चंस अब सेट होंगे, यही पोर्शन से अब सेट होने वाले हैं, और इसके बाद वाले जो चीज पढ़ोगे उससे। अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा वो तो बेसिक्स था केमिस्ट्री को समझने के लिए। आप लोग सब जानते हो एक मोल कितना होता है? 6.022 into 10 to the power 20 पार्टिकल्स, ओके। बट मुझे एक बात बताना है, क्या
ये मैं 6.022 इंटू 10⁻23 बोल रहा हूँ, वो सिर्फ क्या पार्टिकल्स, एटम्स, आयन या मॉलिक्यूल के लिए लागू होगी कि कुछ भी के लिए लागू? सर सब चीज के लिए, किसी भी चीज के लिए। ये है जैसे कि क्या होता है, एक दर्जन में कितना आता है? 12। तो एक दर्जन का मतलब दर्जन केला ही थोड़े होता है, एक दर्जन ऑरेंजेस हो सकते, एक दर्जन पेन होता है, कुछ भी होता है। ठीक उसी प्रकार ये 6.022 इंटू 10⁻23 के ग्रुप को बोला जाता है एक मोल। ओके, इसके लिए एक और स्पेशल नाम यूज किया जाता है, कोई मुझे बोलेगा क्या? एवोगाड्रोस constant. नंबर। एवोगाड्रो नंबर। Na शॉर्ट में हम लोग Na लिखते हैं, या कहीं कहीं आप देखोगे N नॉट भी लिखा रहता है, कुछ कुछ बुक्स N नॉट लिखते हैं, N छोटा सा जीरो नीचे में N नॉट। ओके, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। ओके, नंबर ऑफ मोल्स का और एक फॉर्मूला होता है वॉल्यूमेट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर्स। ओके, ये एसटीपी होगा। ओके, नंबर ऑफ मोल्स का और एक फॉर्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल बाय एवोगाड्रो नंबर। ये फॉर्मूला मालूम है ना आपको स्टूडेंट? यस सर। आपको मालूम होगा। चलो मैं ये फॉर्मूला एक बार लिख देता हूँ, चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। देखो, नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट करने के जो लेटर यूज किया जाता है छोटा n। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला होता है गिवन मास, मतलब कोई चीज का मास दे देगा डिवाइडेड बाय उसका मोल मास। ठीक है, m कैसे निकालते हैं मालूम है ना? ऐड कर देंगे इस एटम के मास। नंबर ऑफ मोल और एक फॉर्म होता है दैट इज वॉल्यूमेट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स का एक और फॉर्मूला होता है दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, n मींस नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो ये तीनों हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये वाला भी मोल का फॉर्मूला है, मास बाय मोलर मास। ये भी मोल का फॉर्मूला है वॉल्यूमेट्रिक बाय 24 लीटर दिमाग। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब बहुत बच्चों के दिमाग में आता है कि सर ये 1 मोल 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के ही ग्रुप को क्यों बोला, मतलब यूनिट्स है ना, इतने ग्रुप को क्यों 1 मोल बोला गया, और कुछ क्यों नहीं चूज किया, मालूम होना चाहिए। जस्ट आपके रेफरेंस की मानने वाली नहीं है क्यों 1 मोल इतना लिया गया। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री से 1 एटम ऑफ कार्बन 12 का जो मास पता किया गया वो आया था 1.99264 इंटू 10⁻23 ग्राम। समझ गए बात को? तो 1 एटम ऑफ कार्बन 12 का जो मास आया था मास स्पेक्ट्रोमेट्री टेक्निक से 1.99264 इंटू 10⁻23 ग्राम। ओके, अब ध्यान से देखना बच्चों, मुझे बताना, एक छोटा सा मैं एग्जांपल दूंगा, ये अक्सर मैं एग्जांपल देता हूँ क्योंकि बच्चे मैथमेटिकली भूल जाते हैं। मुझे बताना कि मान लो मेरे पास 10 kg
गुआवा है, ठीक है ना, और एक गुआवा का मास है मान लो 2 kg, तो नंबर ऑफ गुआवास कितने हैं मेरे पास? 5। मैंने क्या किया बेटा निकालने के लिए? टोटल मास को डिवाइड किया किससे? मास ऑफ 1 गुआवा, है ना। ठीक, मैं वही कर रहा हूं यहाँ पे। IUPAC ने बोला था कि 12 ग्राम में जितना एटम होगा उसको हम बोलेंगे 1 मोल। तो टोटल मास 12 ग्राम है और एक एटम का मास कितना है? क्या मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो मुझे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? कोई दिक्कत नहीं, ग्राम ग्राम तो कट जाएगा। चलिए 1.992648 को मैं 2 भी मान लेता हूं, रफली 2 ही मान लेता हूं। तो 12 डिवाइडेड बाई 2 और 10 टू द पावर -23 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 टू द पावर 20। तो 2 6 जा 6 इंटू 10 टू द पावर 23। और यदि एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे तो ये वाला आ जाता है आपका 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 यूनिट। ओके सर आप ये वाला पार्ट एक और बार समझा दीजिएगा, मेरा कॉल आ गया था तो डिस्कनेक्ट हो गए थे। अच्छा ठीक, चलिए कहाँ स्टार्टिंग से समझा दे? सर ये मास स्पेक्ट्रोमेट्री ये वाला पार्ट से। अच्छा चलो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, और आप सारे बच्चों को भी बोल दो कि सर थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं तो वो लोग भी थोड़ा बर्दाश्त कर लें, क्योंकि बहुत सिंपल चीज है। ठीक है, चलो मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। ये टॉपिक क्या था कि 1 मोल में इतना पार्टिकल्स कहाँ से आया? तो IUPAC ने बोला था ठीक है ना, ग्राम ऑफ कार्बन 12 में जितने एटम होंगे उसी को 1 मोल बोला जाएगा। मास स्पेक्ट्रोमेट्री टेक्निक से ये पता किया गया कि एक एटम का मास होगा, मतलब कार्बन 12 के एक एटम का मास होगा इतना। ठीक है, अब मैंने जैसे एक एग्जांपल दिया था, आप आंसर देना कि आपके पास मानो 10 kg अमरूद है और एक अमरूद का वजन 2 kg है, तो आपके पास कितने सारे अमरूद हैं? 5, है ना। 10 kg अमरूद हैं डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 अमरूद, तो 5। ठीक है, ठीक वही मैंने किया। 12 ग्राम जो IUPAC ने बोला था कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में जितने एटम होंगे डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 एटम, डिवाइड किया तो 12 डिवाइडेड बाय 1.992648 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम, ग्राम कटा तो इतना यूनिट आ गया। समझ आ गया बेटा? कोई दिक्कत? क्या हुआ, जिसने पूछा था वो गायब हो गया क्या? स्टूडेंट किसी ने पूछा था मुझे रिपीट करने के लिए, आप मुझे सुन पा रहे हो जिसने बोला था मुझे रिपीट करने को? नो, चलिए आगे बढ़ते। अच्छा बाकी बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखो जिसने रिपीट करने को बोला वही गायब हो गया। बेटा आप हो कि नहीं? जिसने रिपीट करने बोला था सर चली गई। लेफ्ट कर दी। सर लेफ्ट कर दे। देखो यार, फिर मतलब दोबारा रिपीट करवा के चलिए कि आगे। कौन थी? आगे, अब बात आगे बढ़ेगी। मोलर मास, नेटवर्क का भी इशू हो सकता है। देखो मोलर मास इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिएगा। मोलर मास का मतलब होता है मास ऑफ वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस। मास को मैं बोलूंगा मोलर मास। अब बड़ा यूनिक कैलकुलेशन, बड़ा यूनिक कैलकुलेशन। मुझे एक बात बताना, हीलियम के एक एटम का मास कितना होगा? जल्दी से बताना। 4U। ओके, ये कितने का मास है? एक एटम, एक एटम ऑफ हीलियम होता है 4U। अब मैं आपको एक अनोखा कैलकुलेशन बता दे रहा हूं।
6.022 into 10 to the power 23 एटम्स, या बोलो 1 मोल हीलियम एटम का मास यदि आपको जानना है, कुछ नहीं करो, आप यू हटाओ और ग्राम डाल दो, ये यू को हटाओ और जीएम लिख दो, ग्राम लिख दो, 1 मोल का मास हो जाता है। वेरी सिंपल। मुझे बताना वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है? 18 U। 18 सर 18 अब 1 मोल वाटर का मैं मास आपसे पूछूं तो कितना होगा बताना? 18 ग्राम। 18 ग्राम। ग्राम लिख दो, हो गया सर 18 ग्राम। बस। चलो सल्फ्यूरिक एसिड का एक का मैंने याद करवाया था, अभी आप लोगों को जल्दी बताना। 98 U। 98 U। नहीं, गलत। तो 1 मोल H2SO4 का कितना हो जाएगा? 98 ग्राम। ठीक है ना, मजा आ गया ना। ये एक मस्त कैलकुलेशन था जो एमिडियो एवोगाड्रो ने किया था। ओके, बस यू को हटाओ, ग्राम लगाओ, 1 मोल के मास आ जाएगी कोई भी चीज। ओके, नाइट्रिक एसिड के 1 मोल का मास भूल जाते हो, मैंने 63 ग्राम। ठीक है, चलिए वो कैलकुलेट आप लोग कर लो। मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम the volume occupied by one mole of any gas at STP। ओके, मोलर वॉल्यूम बोला जाता है कि 1 मोल किसी भी गैस का, 1 मोल एनी गैस का मतलब किसी भी गैस का कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करती है एसटीपी पे। तो एसटीपी आप लोग जान लो, एसटीपी मतलब होता है 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर। एक्चुअली 1 बार प्रेशर लिया जाता है, बट रफली 1 atm और 1 बार सेम होती है, रफली सेम होती है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, बट आप मान सकते हो 0 डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन में कितना बोल सकते हैं हम लोग बेटा? कितना? 273। ठीक है ना? ओके, ये मालूम है ना कन्वर्सन आप लोगों को? यस सर। T केल्विन इज इक्वल टू T डिग्री सेल्सियस प्लस 270। मालूम है ना ये वाला? सबको मालूम होगा? Yes. टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस में टेम्परेचर प्लस 270। ओके, अब देखो अनोखा चीज एक और जानना चाहिए, कोई भी गैस ऐसी कंडीशन बोले तो 0 डिग्री सेल्सियस और 1 बार प्रेशर पे ऑक्युपाई करता है इक्वल वॉल्यूम, दैट इज 22.4 लीटर्स। Sir, ध्यान से सुनना, एनी गैस कोई भी गैस एसटीपी पे इतना ही वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है। इसको आप चाहो तो मिलीलीटर में लिख सकते हो या डेसीमीटर क्यूब में लिख सकते हो। डीएम क्यूब में लिखोगे तो 22.4 ही होती है, मिलीलीटर में लिखोगे तो 22,400 मिलीलीटर। ओके, या 22,400 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो दिमाग में ये रखना है, एनी गैस एट एसटीपी। कोई भी गैस स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन में इतना ही वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है। ठीक, ओके, तो आपसे पूछ लिया गया मोलर वॉल्यूम क्या होता है, तो मोलर वॉल्यूम होता है कोई भी गैस का 1 मोल कितना वॉल्यूम मुझे मोलर मास बताओगे पीएच3 का? कितना हो गया? 44. 42। 42.
44, ठीक है। अब ये मत समझना कि ये 2 मोल का मास है, नहीं, ये 1 मोल का मास है। मोलर मास मतलब 1 मोल का मास। 78 कैल्शियम होती है 40 और ये होती है 19 to the 38, 78 के रहे। चलिए, वॉल्यूम एट एसटीपी कितना होगा? 1 मोल है तो कोई भी गैस का 1 मोल कितना ऑक्यूपाई करता है? सर 22.4 लीटर। कार्बन डाइऑक्साइड का 2 मोल दिया हुआ है, तो वॉल्यूम एट एसटीपी कितना होगा? सर 44.8 है ना, 2 into 22. तो हम लोग 44.8 लीटर बोल सकते हैं। नहीं है तो इसका ओके। नाम कितने मॉलिक्यूल होंगे ऐसे यदि 1 मोल है? 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों? 6.022 022 into 10 to the power 20. यस, एवोगाड्रो नंबर। कोई भी चीज का 1 मोल में इतना ही रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड के कितने होंगे? 12.4 022 into 10 to the power 20. 2 Na, 2 मोल है। 1 मोल में Na, 2 मोल में 2 Na। सर 3 यहाँ पे चलिए आपसे नंबर ऑफ एटम्स पूछा जा रहा है सबका। फास्फोरस के कितने एटम होंगे? 1 Na एटम्स होंगे, मतलब 1 मोल में पूछा गया है। 1 मोल में, 1 में तो 1 एटम होगी, तो 1 मोल में कितनी होगी? कितनी एटम्स होंगे? हाइड्रोजन के कितने एटम्स होंगे? 3 Na। हाँ, 1 मॉलिक्यूल में 3 होती है, तो Na मॉलिक्यूल्स में 3 Na एटम्स होंगे। ठीक है, समझ गए? सिंपली आप ये वाला भी कर सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम फ्लोराइड का कितना है ये कर देना, ये आपको होमवर्क है। सिंपल सा है। अच्छा, कोई बच्चा ऐसा नहीं है ना गाना चला रहा है और साथ में पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि ऑडियो ऑन हो रहा है तो मुझे गाना का आवाज सुनाई दे रहा था। कोई ऐसा बच्चा है क्या? क्योंकि गाना चला के पढ़ाई नहीं होता है, मैं आपको पहले बोल दे रहा हूँ। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच आयन इन 1 मोल अल्युमिनियम फोस्फाइड। सबसे पहले तो अल्युमिनियम फोस्फाइड का आपको फॉर्मूला जानना पड़ेगा। अल्युमिनियम Al होती है, वैलेंसी 3+ होती है। फोस्फाइड क्या होता है? याद है किसी को? बताओ तो कौन वाला फोस्फाइड है, देखते हैं कौन बताता है हमको। कौन वाला फोस्फाइड है? को खोल के देखना थोड़ा सा, ठीक है ना। एक वैलेंसी चार्ट दिया हुआ था, याद है आपको? यस वो सर वैलेंसी चार्ट याद आया कि नहीं? 9th में है कहीं पे? यस सर तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू उसको एक बार देख लेना बेटा, नहीं तो फॉर्मूला यदि सही से लिखने आपको नहीं मालूम है तो केमिस्ट्री विल बी लड्डू फॉर यू। ओके, आई रिक्वेस्ट फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। दिस वन इज फोस्फेट, दिस इज फोस्फाइट एंड दिस इज फोस्फाइड। ओके, तो अल्युमिनियम फोस्फाइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Al क्या? ALP। अब आपको बोला गया कैलकुलेट नंबर ऑफ ईच आयन इन 1 मोल ऑफ अल्युमिनियम फोस्फाइड। तो अल्युमिनियम फोस्फाइड आपको 1 मोल लिया गया है, तो हर एक कितना होगा? हर एक आयन में कौन कौन आयन है? अल्युमिनियम 3+ आयन, फोस्फाइड आयन, जल्दी बताइएगा। एल्युमिनियम फोस्फाइड के 1 मोल में Al3+ का तो 1 ही मोल होगा ना, P3- की भी 1 ही मोल होगी, क्योंकि एक ही मिलके बनी। 1 मोल ऑफ फेरिक सल्फेट। फेरिक सल्फेट, फेरिक इज क्या? Fe कितना प्लस? 3 3+ इज फेरिक, फेरस इज Fe2+। सल्फेट ये वाला होता है SO4 2 minus SO4 2-। सल्फेट, सल्फाइड,
सल्फाइड चीज है, SO4 SO3 S2, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Fe2SO4 होल साइज। तो ये क्या क्या से मिलके बना है, देखो Fe3 प्लस आयन है, कितने हैं, 2 है, 2 है ना। सल्फेट आयन कितने हैं, 2 माइनस 3 है। तो यदि आपको ये वाला 1 मोल दिया गया है तो जल्दी मुझे बताओ फेरिक आयन कितना मोल होगा, 2 सल्फेट Three more. constituent in 1 mole एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का ये फॉर्मूला होता है, 1 मोल एसिटिक एसिड। तो उसमें क्या क्या है देखो, तो 1 मोल एसिटिक एसिड में 2 ठो कार्बन, मतलब एक मॉलिक्यूल मैं लेता हूँ, यदि सिर्फ एक मॉलिक्यूल लिया हूँ तो 2 कार्बन, 4 गो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 गो। तो यदि ये 1 मोल है तो कार्बन कितने मोल होंगे, 2 more. हाइड्रोजन 4. ऑक्सीजन 2. समझ गया ना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। आप जल्दी से चलो, मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, मुझे बता देना जरा सा। सोडियम सल्फेट है, इसमें सोडियम के कितने मोल है, सोडियम आयन के सर 2 मोल, सल्फेट आयन के 1 4 1 मोल होगा, ठीक है। चलिए क्लियर होना चाहिए आपको, आप दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए चलो एक बार और पूछ लेता हूँ, शक नहीं होना चाहिए। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम आयन कितने मोल, 1 1. 1 ठीक है ना। क्लोराइड आयन कितने मोल, सर 2. 2 चलिए अब सीख गया बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 7200 ग्राम ऑफ वाटर दिया गया है, आपको पूछा गया कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे इसमें। बहत्तर 100 ग्राम वाटर है, उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, गिवन मास बाय 400 मोलर मास। ठीक है ना। 400 दूसरा कर लो। 7200 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ वाटर होता है 18 ग्राम। 18 4 जा 72। 220 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा, 50 मोर, है ना। 220 डिवाइडेड बाय 44। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना, CO2 का 44 होगा, 44 ठीक है ना। आप निकाल लोगे, इसको सॉल्व कर लेना। चलो, वाटर मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला मालूम है आप लोगों को, यस सर, Na2CO3.10H2 Na2CO3 .10H2। आपसे पूछा गया कितना वाटर मॉलिक्यूल्स होगा 1 मोल वॉशिंग सोडा में, तो 1 मॉलिक्यूल में 10 होता है, तो 1 मोल मॉलिक्यूल में कितना होगा, 10 Na। कोई दिक्कत नहीं ना, 1 मॉलिक्यूल में 10 रहता है तो 1 मोल में कितना होगा, 10 Na होगा। किसी को कोई दिक्कत, सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए ना ये वाला। एक बार और सुनो। सोडियम कार्बोनेट .10H2O का 1 मॉलिक्यूल लिया तो वाटर कितना होगा, 10 मॉलिक्यूल है कि नहीं है। चलिए आप Yes. वाटर का मैं इतना मॉलिक्यूल लिया 6.022 into 10 to the power 23, बोले तो Na मॉलिक्यूल्स लिया, तो 1 में 10 होता है तो इतने सारे में कितने होंगे, इंटू 10। तो दिक्कत, No. सिंपल मैथ्स, सिंपल मैथ्स, ठीक है। चलिए इसका डेफिनेशन कौन सही है नहीं है बताइए जल्दी से।
molecular mass is defined as क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास का क्या होगा डेफिनेशन? जैसे एटॉमिक मास होती थी, किसी भी चीज का एक एटम का मास लगभग कितना टाइम्स भारी है? 1/12 कार्बन 12 एटम। तो Option मॉलिक्यूलर C. मास का डेफिनेशन क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी, one molecule of an substance the mass of one atom of carbon 12। इससे कंपेयर करते हैं हम लोग। 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम को बोला गया है 1 AM। तो इससे कंपेयर करना है ना, तो आई थिंक नन ऑफ दिस होगा। समझ आया? Yes. ओके, यहाँ पे मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 को कंपेयर किया। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। वन Option D. Fourth option. फोर्थ ऑप्शन पक्का? बाकी बच्चे? बेटा अभी मैंने बोला कि एसटीपी पे कोई भी गैस कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करती है? 22.4. एसटीपी पे कोई भी गैस 22.4 लीटर ऑक्युपाई करती है। तो आपसे पूछा गया है कि 22.4 लीटर नहीं लेना है आपको। कितना लिया गया? बोला कि 1 लीटर ऑक्सीजन लिया गया है, मतलब 22.4 लीटर ऑक्सीजन नहीं लिया गया, 1 लीटर ऑक्सीजन लिया गया। बोला गया है कि एसटीपी पे कितना उसका वजन होगा। बट आपको एक बात मैंने बताया था, एक मोल कोई भी गैस का कितना ऑक्युपाई करता है? 22.4 लीटर एसटीपी पे। एक मोल कोई भी गैस का 22.4 लीटर ऑक्युपाई करता है एसटीपी। तो 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन का कितना मास होगा? जल्दी बताना। सर सेकंड फर्स्ट ऑप्शन सर 1.3। एक मोल ऑफ एनी गैस 22.4 लीटर एसटीपी पे। तो ऑक्सीजन का एक एटम का मास होता है 32 U, तो एक मोल का मास होगा 32 ग्राम। तो 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन जो एसटीपी पे है उसका मास है 32 ग्राम। तो आपसे एक ही लीटर का पूछा है। सिंपल है ना बेटा, 32 ग्राम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। ठीक है ना? यदि काटोगे तो 22 ही मान के काटते हो तो 22 1 जा, या 22.4 है तो 23 मान लो, तो 23 1 जा 23 और 7 और 2 9 बचा, तो 22 4 जा कुछ उसी के आसपास आएगा। समझ आया कि नहीं सबको? वेरी सिंपल है। एक मोल कोई भी गैस का इतना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, तो ऑक्सीजन एसटीपी पे इतना ही ऑक्युपाई करेगा और उस एक मोल ऑक्सीजन का इतना वजन। ठीक है ना? तो इतना गैस का इतना वजन है, तो इतना गैस का कितना वजन है? यूनिटरी मेथड। चलिए ये क्वेश्चन बनाओ, ये अच्छा क्वेश्चन है। चलिए तीन ही ऑप्शन आंसर बनाओ। बनाइए, टाइम लीजिए और बनाइए आराम से। किसी का बना क्या? पूछा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 14 ग्राम नाइट्रोजन गैस। आपने सिंपल फॉर्मूला पढ़ा हुआ बेटा, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है गिवन मास बाय मोलर मास
और नंबर ऑफ मोल्स का एक और फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, वॉल्यूमेट्रिक एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 मीटर। अब देख लो कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज करना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वैसे ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी बन सकता है बट स्टार्टिंग में डायरेक्ट नहीं बनाना है आपको, थोड़ा दिमाग लगाओ। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 14 ग्राम नाइट्रोजन। देखो ये दोनों फॉर्मूला किसका है, मोल्स का ही है ना, तो इन दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूँ। ओके, आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मास दिया हुआ है, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है और मास दिया हुआ है आपको। ओके, आपको मास दिया हुआ है। सर थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन इज राइट। ओके, ध्यान से देखिएगा कैसे बनाए। गिवन मास बाय मोलर मास 14 ग्राम, ठीक है ना। गिवन मास, नाइट्रोजन गैस का मोलर मास कितना होता है? 14। 28 ना होगा, एक नाइट्रोजन एटम का 14, तो दो नाइट्रोजन एटम का 28 होगा सर। तो गिवन मास बाय मोलर मास हमारे पास आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉर्मूला। इन दोनों को मैं इक्वेट कर रहा हूं, देखो which will be equal to number of particles divided by Avogadro number. ओके, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। तो काटेंगे तो हम लोग आ जाएगा Na/2। तो 14 ग्राम कितना का होगा? Na/2 का होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। यदि मैंने इसको आधा कर दिया तो ये भी आधा हो गया ना, समझ गए। टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 18 ग्राम वाटर। दूसरा क्वेश्चन बताना, वाटर के एक मोल का कितना मास होता है? 18 ग्राम। 18 ग्राम। तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? Na मॉलिक्यूल्स होंगे। बट भैया आपसे पूछा है, क्वेश्चन खेल रहा है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है आपसे। तो वाटर के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं? 3 एटम्स होते हैं, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 1। तो Na मॉलिक्यूल्स में कितने एटम होंगे? 3 into Na एटम्स। समझ गए। नंबर ऑफ क्लोराइड आयन इन 111 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। देखो कैल्शियम क्लोराइड का यदि आप मॉलिक्यूलर मास निकालोगे या मोलर मास निकालते हो तो 111 ग्राम ही आता है। ओके, तो मतलब एक मोल। तो मुझे एक बात बताओ, एक मॉलिक्यूल में होता है 2 Cl-, तो Na मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे Cl- आयन? 2 NaCl- आयन। समझ आया? तो सी ऑप्शन हो गया। समझ आया कि नहीं बच्चों? यस। वेरी सिंपल। ओके, देखो कभी भी नंबर ऑफ मोल्स का ये तीनों फॉर्मूला होता है। तो कभी वॉल्यूम दे देगा, बोलेगा निकालने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो इन दोनों को इक्वेट कर दो। कभी आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे देगा, बोलेगा मास निकालने, इन दोनों को इक्वेट कर दो। कोई भी दो को इक्वेट करके आप निकाल सकते हो। वॉल्यूम एट एसटीपी दे देगा, बोलेगा नंबर ऑफ मोल्स निकालने, इन दोनों को इक्वेट कर दो। गॉट इट? अब ये क्वेश्चन को बनाओ, ये भी एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसका जवाब दीजिएगा जल्दी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए फटाफट। How many moles of sodium hydroxide are present in one? सर 4 moles. 4 moles. नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास। तो 160 ग्राम आपको दिया गया। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होती है, तो NaOH 23 प्लस ऑक्सीजन का एक एटम का मास 16 प्लस 140। देखो बेटा ये चैप्टर कहाँ खराब होगा मैं आपको बोल देता हूँ एक कहानी। यदि आपको मॉलिक्यूलर मास नहीं निकालने आएगा तो आपका चैप्टर गड़बड़ हो जाएगा।
तो आपको एटलीस्ट मॉलिक्यूलर मास निकालना आना चाहिए। ओके, दूसरी बात, फॉर्मूला तो अपनी जगह है, ठीक है, पर थोड़ा सा दिमाग नहीं हम लोग लगा के बढ़ेंगे, क्योंकि अब तो थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करना होगा एग्जाम में, तो दिमाग लगाना। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड सबका मास याद ही रहेगा, 40 ग्राम के आसपास रहती है, एक बार कर लिए रख लोगे दिमाग, तो 40 × 4 मतलब 4 गुना 4 मोल से, तो हर जगह फॉर्मूला नहीं चलाएंगे हम लोग, ठीक है। चलिए बताइए ये वाला, व्हाट इज द मास ऑफ 2.5 मोल्स ऑफ स्लेट लाइन। अभी तो मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि आप पकड़ लो थोड़ा रोड, फिर तो हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे इसमें एक से एक। व्हाट इज द मास ऑफ 2.5 मोल्स ऑफ स्लेट लाइम। स्लेट लाइम किसको बोला जाता है? नहीं मालूम किसी को? जूनियर क्लास में नहीं पढ़े हो आप लोग क्या? 10th तक खाली कॉमर्स का पढ़ाई किए थे क्या? सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाँ बेटा बोलना है ना, तो फिर इतना देर क्यों? What is the mass of 2.5 moles of slaked lime? Simple formula, given mass by molar mass, number of moles दिया हुआ 2.5 moles, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास कितना आएगा? कितना आ रहा है? 40 प्लस 16 प्लस 1 17 74 आएगा ना। ओके, तो 2.5 × 74 निकल गया 185 ग्राम। और कुछ है क्या इस सम में? वेरी इजी, ये वाला बनाओ, कैलकुलेट मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। अब इन ग्राम में पूछ रहा हूँ, यू में नहीं पूछ रहा हूँ। कैलकुलेट मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। कैलकुलेट करो, इतना आप लोग कैलकुलेशन का आदत डालो। बेटा देखो आप सभी को मालूम है 6.022 × 10⁻23 एटम्स लेते हो। सर फर्स्ट का 32 AMU। मैं ग्राम में पूछा हूँ बेटा। सॉरी सर। 6.022 × 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन का कितना मास होता है? Na एटम्स 16 ग्राम। ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 ग्राम होता है, ठीक है ना। 1 एटम ऑफ, सॉरी, एक मोल एटम का मास इतना होता है। 6.022 × 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन का 16 ग्राम मास होता है। तो एक एटम का कितना होगा बच्चों? हाँ 6.022 10⁻23 है ना, 1/6 ही मान के हम लोग चल सकते हैं। ओके, तो आप इसको यदि डिवाइड करोगे तो 10 लेके यदि डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट कुछ के आसपास आएगा, ठीक है, निकाल सकते हो। सॉल्व कर लोगे इसको। चलिए, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बोलेगा तो क्या चेंज करोगे? सिर्फ ये कितना हो जाएगा? 32 बेटा यहाँ पे मैंने, हाँ यहाँ पे 32 हो जाएगा। ओके, समझ गए? तो दिस विल बी समवेयर 32 डिवाइडेड बाय होगा 6.022 × 10⁻23 एटम ऑफ ऑक्सीजन का 32 ग्राम, एक एटम का 32 डिवाइडेड बाय इतना मॉलिक्यूल का। सॉरी, कोई दिक्कत किसी को? समझ आ गई? यस सर। यूनिटरी मेथड है, सिंपल। एक एटम का इतना है, Na एटम का इतना है, तो एक एटम का कितना होगा? सिंपल। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। देखो आराम से बनाओ, हड़बड़ाओ मत, आराम से बनाओ। पहले क्वेश्चन को बनाने से पहले थोड़ा स्ट्रेटेजी तैयार कर लो। देखो बेटा, मीथेन है, ठीक है ना। मीथेन का फॉर्मूला आपको मालूम है? CH4 ठीक है। अब मुझे एक बात बताना, मीथेन का यदि मैं एक मॉलिक्यूल लेता हूँ तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6। हाइड्रोजन के एक एटम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1। तो 4 एटम 1 4। तो मीथेन का
एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। यदि मेरे पास इतना ग्राम मीथेन, तो मैं इसमें यदि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेता हूं तो मेरा काम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? नंबर ऑफ Yes. मॉलिक्यूल्स निकल गया तो इंटू 10 ही तो करना है सर। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला क्या था? हम लोगों ने पढ़ा था, गिवन मास बाय मोलर मास, ये नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है, और एक नंबर ऑफ मोल्स का नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रो नंबर। गिवन मास 1.6 है, मोलर मास मीथेन का 16 होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है तो Na को मैं उधर भेज दिया, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितनी आ गई? ये Na को मैं यदि इधर भेज देता हूँ, इनटू Na करता हूँ, कितना आएगा? 10। Na/10 क्या आ गई? मॉलिक्यूल्स आ गई, किसके? मीथेन। तो मुझे एक बात बताओ, एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन था, तो Na/10 मॉलिक्यूल्स में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? इंटू 10 होगा कि नहीं होगा? Na/10 मॉलिक्यूल्स में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन, तो इतने मॉलिक्यूल्स में इंटू 10 इलेक्ट्रॉन, कितना आया? Na इलेक्ट्रॉन, मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत समझने में किसी को कि रिपीट करूं? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ बेटा, ये तो समझ आ गई कि मीथेन के एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन होती है। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। ये समझ आएगा। चलो, मैंने क्या किया कि 1.6 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स है वो निकाला। गिवन मास बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, ये भी मोल्स का फॉर्मूला होता है। दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया। तो 1.6 डिवाइडेड बाय 16 मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन इनटू Na, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकल गया, इतने पार्टिकल्स, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, ध्यान से, एक बॉक्स में 4 पेन है, ठीक है ना। यदि आपके पास 10 बॉक्स है तो उसमें कितना पेन होगा? 40 कैसे लाया? इंटू किया, 10 बॉक्स इंटू 4। मेरे पास इतने सारे मॉलिक्यूल्स निकले, एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इतने सारे मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इंटू करेंगे कि नहीं करेंगे? यस सर। समझ गए? कोई दिक्कत? नो सर। वेरी सिंपल। चलो अब इसको बताना, कैलकुलेट द नंबर। अब इसको देखो, हर जगह फॉर्मूला लगाओगे तो अलग बात है, तब फंसोगे। दिमाग खोल लोगे ना तो फॉर्मूला समझ जाओगे। देखो, इसको यदि फॉर्मूला से बनाओगे तो सिंपल बनेगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 11.2 लीटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एट STP। आपको मालूम है ये नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। ये भी होता है आपका फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स का, वॉल्यूम एट STP डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। ओके, आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया, सॉरी वॉल्यूम दिया हुआ है, आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है। तो वॉल्यूम दिया हुआ है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब ये वाला पूछा गया है, तो n निकालने के लिए बोला गया है। वॉल्यूम एट STP दिया हुआ है क्वेश्चन में 11.2 लीटर। सर 3.011 इंटू 10 का पावर 22 है ना, वेरी गुड, इंटू Na, यही किया मैंने। आपने काटा तो 2 आया, तो Na/2, तो Na/2 वही होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 2, तो 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। बट मुझे एक बात बताओ, क्या ये सम बनाने के लिए हमको इतना आलू भाजा बनाने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि हम सभी को मालूम है कि 22.4 लीटर यदि सल्फर डाइऑक्साइड का लेते हैं STP पे, तो उसमें कितना मोल्स होता है? 1 मोल होता है। तो 1 मोल में कितना पार्टिकल्स होता है? Na पार्टिकल्स होता है। अब 22.4 को मैंने आधा कर दिया, 11.2 कर दिया, तो उसमें कितना होगा? Na/2 होगा। सिंपल बनेगा ना दिमाग में। ओके, चलिए
अब इसका बताओ आंसर। देखो मैं बोलता हूँ ना, इस लेक्चर को एक बार थोड़ा रिपीट करके देख लेना। रीजन है क्योंकि आप लोग थोड़ा मैथमेटिकल प्रैक्टिस छोड़े हुए हो जूनियर क्लासेस में। एक बार देखो, केमिस्ट्री की कॉन्सेप्ट तो कुछ नहीं है यहाँ पे, जो है बच्चों मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में फंसते हैं और फिर बोलते हैं यार ऐसा नहीं समझ आ रहा है, क्या करें। इसमें केमिस्ट्री की कॉन्सेप्ट कहीं नहीं है। केमिस्ट्री का तो 4 फॉर्मूला है, बस वही लग रहा है। बाकी आपका ब्रेन है और आपकी मैथमेटिकल स्किल, और मैथमेटिकल स्किल वो भी प्लस माइनस वाला हो, क्लास 8 वाला। इसका आंसर आया क्या मेरे बात करते करते? नहीं आया? चलो अब मैं आंसर नहीं बताऊंगा, जब तक कोई बच्चा इसका आंसर नहीं बताता मैं नहीं बताऊंगा। जल्दी बताना। कैलकुलेट वेट ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। बेटा एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब कितना मॉलिक्यूल्स का पूछ रहा है? Na molecules. हाँ 6. Na मॉलिक्यूल्स का पूछ रहा है। ओके, किसका पूछ रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट का। तो कैल्शियम कार्बोनेट का आपको बस क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर मास नहीं, मोलर मास निकालना। मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो 100 ही आता है। 40 प्लस 12 प्लस 48, 100 यू आ गया एक मॉलिक्यूल का मास। एक मोल मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? 100 ग्राम, है ना। एक मोल मॉलिक्यूल का मास होगा 100 ग्राम, यही तो एक मोल है, तो 100 ग्राम आंसर है इसका। एक लाइन का क्वेश्चन। ये वाला बताओ। चलो अभी दिमाग में बनाना, मेरी रिक्वेस्ट है कि दिमाग में बनाओ, फॉर्मूला मत लगाओ, फॉर्मूला बहुत हो गया। चलिए बताइएगा क्या होगा? 224. Sir, 224 liter. बहुत सही है ना, दिमाग में बनाए ना। देखो क्या है, सिंपल। यदि चलो कोई बच्चा यदि फॉर्मूला लगा के बनाएगा तो वैसे ही बनाएगा, मतलब वो जो बैठल रहता बच्चा लोग ऐसे बताएगा। हाँ सर ने एक मोल का फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला था गिवन मास बाय मोलर मास। सर ने और एक फॉर्मूला बताया था, वॉल्यूम पूछा है तो मोल का वो भी फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। आप लोग दोनों फॉर्मूला को इक्वेट करोगे, मास दिया हुआ 20, मोलर मास हाइड्रोजन गैस का 2 होगा, तो आप 2 से इसको डिवाइड करोगे आराम से सोते सोते। वॉल्यूम एट एसटीपी निकालोगे 22.4 लीटर, नीचे लिखोगे, फिर वॉल्यूम एट एसटीपी करोगे इधर 20 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22.4 करोगे। ओके, नहीं ना करोगे? व्हाट इट। अब इसको काटोगे तो 2 10 या 20 कटेगा, और फिर इंटू करोगे तो 224 लीटर आएगा। ओके, इतना करोगे तो आएगा। बट सिंपल देखो, जो बच्चा एग्जाम में इस क्वेश्चन को बनाएगा वो इतना टाइम नहीं लेगा। वो क्या करेगा, वो दिमाग लगाएगा सर। हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना, 2 ग्राम एसटीपी पे कितना ऑक्युपाई करेगा? 22.4। उसको मालूम है कि एक मोल 22.4 ऑक्युपाई करता है, तो इसको कितना किया है? 2 इंटू 10 किया है, 10 गुना किया है ना, तो ये वाला कितना हो जाएगा? ये भी 10 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। तो फॉर्मूलाज इज नॉट रिक्वायर्ड एवरीवेयर। इसको बनाओ, चलो आस्ते आस्ते आदत पड़ेगा आप लोगों को, बट मैं बोलूंगा थोड़ा दिमाग लगाओ, क्योंकि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे ना वो तुरंत आंसर आने वाले रहेंगे, टफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं होगा। क्वेश्चन में मत फंसना, पूछा है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 5.6 लीटर ऑफ मोनो एटमिक गैस। मोनो एटमिक गैस हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन इनको बोलते हैं। डायटमिक गैस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है ना, जिसके एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होते हैं, उसको डायटमिक गैस बोलते हैं। 4 liter. Sir, 4 or 2? 4 और 2? Yes, sir. 4। चलिए देखते हैं। देखो यदि मैं इस सम को डायरेक्ट बनाऊंगा तो मैं तो ऐसे ही बनाऊंगा, ध्यान से देखो। जैसे 22.4 लीटर कोई भी गैस का रहता है तो वो n
A मॉलिक्यूल्स रहते हैं उसमें। सर Na/4 सर। हाँ वेरी गुड। इस सम को यदि मैं डायरेक्ट बनाता हूँ दिमाग में तो इसी तरह बनेगा कि 22.4 लीटर, ये फैक्ट मुझे मालूम है कि 22 यदि कोई भी गैस का मैं लेता हूँ एसटीपी तो वो Na मॉलिक्यूल्स उसमें रहता है, 1 मोल मॉलिक्यूल्स। ओके, ये तो 5.6 पूछा, मतलब बटे 4 ही। 22.4 को बटे 4 करोगे 4 5 या 20 होता है, 4 6 या 24 होता है, तो 5.6 ही लीटर, मतलब लीटर डिवाइडेड बाय 4 हो गया है। तो मॉलिक्यूल्स भी तो उसी रेशियो में कम हो जाएगी, Na/4 मॉलिक्यूल्स। बट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दोनों एटमिक गैस के मॉलिक्यूल में जितना एटम होता है उतना ही मॉलिक्यूल्स होती है ना, जितने मॉलिक्यूल्स उतना ही एटम, तो इतने ही एटम्स भी होंगे। आंसर पहला का Na/4 एटम्स। बट डाई एटमिक गैस के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होते हैं, मतलब इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं। इतने सारे मॉलिक्यूल में इंटू 2 है। समझ आई कि नहीं आई? सिंपल सा, कोई दिक्कत? अब यदि आपको ये नहीं समझ आया तो फिर लगाओ, लगाओगे तो आपको मालूम है वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 2.4 इज इक्वल टू वॉल्यूम एट एसटीपी दिया हुआ 22.4। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट present in 122.5 ग्राम ऑफ पोटासियम क्लोराइड। वेरी सिंपल सम है बेटा, आप लोग आंसर दो प्लीज। Calculate number of atom of each element present in 122.5 ग्राम of potassium chloride। देखो पोटासियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है KClO3, ठीक है। अभी मैं थोड़ा देर पहले आपको बताया था कि पोटासियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास होता ही है 122.5 U होता है, एक मॉलिक्यूल का मास। तो एक मोल मॉलिक्यूल लूँ 122 ग्राम, ओके, मतलब पोटासियम तो पोटेट के एक मॉलिक्यूल ही लेता हूं मैं सिर्फ, तो एक पोटासियम, एक क्लोरीन, 3 ऑक्सीजन, मतलब एक मोल लूंगा। 18.066 into 10 to the power 23। हाँ, इसके भी एक मोल क्लोरीन। दिक्कत आप लोगों को? समझिए बच्चों, तो वेरी सिंपल, देखो कॉन्सेप्ट बस सिंपल सा। यदि ये सम को आप एक बार पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको लगेगा कि इतना सिंपल सम सब है, कुछ नहीं। मैंने क्या दिमाग है यहाँ पे, देखो क्या क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बस 1 मोल दिया हुआ है, तो इसका भी 1 मोल, इसका भी 1 मोल, इसका भी 1 मोल, 1 मोल में इतना इतना, और ये 3 गुना है तो 3 गुना है ना। तो ये सिंपल कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड हैं, ओके। तो अभी तक मैंने आपके साथ जो डिस्कस किया, मैं एक बार आपके साथ थोड़ा सा मैं फॉर्मूलाज को क्लियर कर लेता हूं कि देखते हैं कि कितने बच्चों को, ओके। देखो बच्चों, आई विल टेल यू कि ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, डबल प्लस 1 कर दो, निकल जाएगा। एक्सेप्शन आपके सामने लिखा हुआ। नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला है मास के रेस्पेक्ट में, बताओ तो क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मास के रेस्पेक्ट में? वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। वॉल्यूम दिया रहेगा, उसका डिवाइड कर दो 22.4 लीटर। और एक था नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय, है ना,
दो का कभी भी इक्वेशन बनाया जा सकता है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे देगा, बोलेगा वॉल्यूम ऑफ एसटीपी निकाले, आप निकाल लोगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स समझ गए, 1 मोल है। तो मैं पूछ रहा हूँ कि उसके कितने पार्टिकल्स होंगे? समझ गए। चलो मान लो मेरे पास सल्फर डाइऑक्साइड का 1 मोल है, तो मुझे एक बात बताओ, एसटीपी पे ये गैस कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है? सर 3 4 है ना, 1 मोल कोई भी गैस का 22.4 लीटर ऑक्युपाई कर रहा है। मुझे बताना कि यदि 1 मोल मेरे पास सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है तो उसमें ऑक्सीजन एटम कितने मोल होंगे? 2 मोल सर 2 मोल। समझ गए ना, तो यही कुछ कॉन्सेप्ट है। बट मैं बोलूंगा जितना क्वेश्चंस मैंने आज करवाया ना बेटा, उनको एक बार रिपीट करके देख लेना। ओके, थोड़ा रिपीट करके देखना जरूरी है और इन चीजों को आगे ले जाएंगे। और जितना मैंने आज पढ़ाया उसको पढ़ के आना। ओके, क्योंकि आज जो मैं न्यूमेरिकल करवाया ना, मैं सचमुच बोल रहा हूँ कि वो क्लास 9 के लेवल का न्यूमेरिकल हो जाता है। ओके, बट आई नो कि बच्चे 9th में उतना ये चीजों को करके नहीं आते, इसलिए बेसिक से तो मुझे बताना ही पड़ेगा चीज। और आप लोगों का मतलब थोड़ा डिफरेंट वे में वो चीज समझेगा। मैं बोलूंगा इस वीडियो को रिपीट करके 1-2 बार देख लेना, तो आपको समझ आ जाएगा ये इतना आसान सम सब है ये सब। बस चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बाय। ओके, थैंक यू Thank you, सर thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू।